Hello friends, as we discussed in the last class, successive percentage increase and how to use it in the question. So let's move towards the question. The question is, if the length of a rectangle is increased by 20% and the breadth is increased by 10%, what is the percentage increase in its area? लेंथ को मैंने 20% से इंक्रीज़ किया, ब्रेथ को 10% से इंक्रीज़ किया, तो एरिया में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? अब मैं इसका पहला मेथड देखता हूँ. डू यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ. सो L इंटू B इज द एरिया. फाइन. Now they are saying length is increased by 20%. तो length को मैंने जब 20% increase किया, so can I say length will become 1.2L as we discussed multiplication factor in the last video? Yes. Breadth is increased by 10%. Can I say breadth will become 1.1B? Because 10% के लिए multiplication factor क्या होता है? 1.1. तो अब जो एरिया बना वो 1.2L इंटू 1.1B हो गया. ना 1.2L इंटू 1.1B को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 इंटू 1.1 बन जाएगा 1.32 LB. यस. नाउ पहले एरिया था LB, अब हो गया 1.32 LB. तो कैन आई से 1.32 इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? यस. अगर 1.32 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो गई तो मैं बोल सकता हूँ कि वो 32% इंक्रीज हो गई, बिकॉज 1.32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + 32/100. या फिर मैं ऐसे भी देख सकता हूं जैसे कि परसेंटेज इंक्रीज जो होता है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? परसेंटेज इंक्रीज इज नथिंग बट फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. सो वी कैन से A2 माइनस A1 अपॉन A1 इनटू 100. व्हाट इज A2? 1.32 LB. व्हाट इज A1? LB. एंड व्हाट इज A1? LB into 100. Yes, this will be the percentage increase. Now LB and LB will get cancelled. Now 1.32 minus 1 will become 0.32 into 100. Can I say it is 32%? Yes. So the answer is 32%. तो आप यहाँ पर एक बात नोटिस करिए कि मैं लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू जो भी लूँगा वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी. मतलब द आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. मतलब लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू हम कुछ भी लें वो कैंसिल ही होनी है. तो आप कोई भी वैल्यू लेकर आंसर फाइंड करते तो आपका आंसर 32% ही आता. लेट्स चेक. यू नो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया. लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया. लेंथ की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 10 और ब्रेथ की वैल्यू मान लेता हूँ 10. तो एरिया कितना हो गया? 10 इंटू 10 100. अब लेंथ को मैंने कितना परसेंट इंक्रीज किया? 20%. अगर 20% लेंथ को इंक्रीज किया तो कैन आई से 10 का जो 20% होता है वो 2 होता है. तो 10 का 20% 2, अब इसमें ऐड करूंगा तो इट विल बिकम 12. और 10 का 10% कितना होता है? 10 का 10% होता है 1. 10 में 1 ऐड किया सो इट विल बिकम 11. नाउ व्हाट इज 12 इंटू 11? 12 इंटू 11 इज 132. तो आप एरिया में चेंज देखिए. एरिया में कितना चेंज आया? 100 से 132 हो गया. 100 to 132. सो कैन आई से देयर इज अ चेंज ऑफ 32%? यस. दिस लुक्स अ बेटर मेथड देन द प्रीवियस वन. लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू जो भी लूँगा, एरिया का आंसर, परसेंटेज चेंज इन द एरिया का आंसर जो भी आएगा वो सेम आएगा. ठीक है. अब इसका तीसरा मेथड. आपको एक बात सोचनी चाहिए कि अगर लेंथ को मैंने 20% इंक्रीज किया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लेंथ 1.2 से मल्टीप्लाई हो गई? यस. लेंथ बिकम्स 1.2 टाइम्स. तो अगर लेंथ 1.2 टाइम्स हो गई तो कैन आई से एरिया इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 1.2. एरिया भी 1.2 टाइम्स हो जाएगा. जैसे कि अगर लेंथ को मैं डबल करता तो एरिया भी डबल हो जाता, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब RHS भी 2 टाइम्स हो जाएगी. तो अगर लेंथ 1.2 टाइम्स हुई तो कैन आई से एरिया इज ऑल्सो 1.2 टाइम्स. अगर एरिया 1.2 टाइम्स हो गया मतलब एरिया 1.2 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1.2 से मल्टीप्लाई हो गया, 1.2 किसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है? 20% का. तो मैं बोल सकता हूँ कि एरिया 20% इंक्रीज हो गया. यस. अगर लेंथ 20% इंक्रीज हुई
तो एरिया भी 20% इंक्रीज हो गया। सेम वे अगर ब्रेथ 10% इंक्रीज हुई तो एरिया भी 1.1 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 10% इंक्रीज हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एरिया पहले 20% इंक्रीज हुआ फिर 10% इंक्रीज हुआ, मतलब एरिया इज सक्सेसिवली इंक्रीज बाई 20% एंड 10%। तो पहले एरिया 20% फिर 10% का सक्सेसिव इंक्रीज है, तो व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज चेंज इन द एरिया? What is the formula for successive increase? A plus B plus AB by 100. So if you apply that formula, effective percentage increase in the area, मतलब that will be 20 plus 10 plus 20 into 10 by 100. ये formula हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ओके। सो कैन आई से इट इज 30 प्लस व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 2, सो द आंसर इज 32%। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जब भी दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होगा हम वहाँ पर सक्सेसिव इंक्रीज या वी कैन से सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 25%, बाई व्हाट परसेंटेज इट्स कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर रिमेन्स सेम। सपोज आपके पास बजट लिमिटेड है, प्राइस इंक्रीज हो गया तो आपको लिमिटेड बजट में कम कमोडिटी मिलेगी, मतलब उसका कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा। तो शुगर के प्राइस 25% इंक्रीज हो गए, आपको कितना परसेंट कंजम्पशन कम करना चाहिए ताकि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो पहले जितना ही रहे? तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। फर्स्ट थिंग यू शुड नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस ऑफ शुगर इज 10 रुपीज़ पर के जी एंड यू आर कंज्यूमिंग 5 kg, अगर 10 रुपये पर के जी प्राइस है, आप 5 kg कंज्यूम करते हो, तो हाउ मच यू हैव टू स्पेंड, आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? 10 रुपये पर के जी प्राइस है, 5 kg खरीदोगे तो मतलब 50 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। कैन आई से प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर? तो वी कैन से प्राइस इंटू कंजम्पशन is equal to expenditure. Is this relation same as length into breadth equals to area? क्या ये रिलेशन वैसा ही है जैसा कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है? एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। सेम वे एक्सपेंडिचर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड कंजम्पशन। तो क्या मैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर सकता हूँ? देखते हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो कैसे किया था? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगाकर। तो मैंने बताया था कि जहाँ पर भी दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है वहाँ जो इक्वल वाली क्वांटिटी है उसके लिए आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। सेम वे प्राइस में कितना चेंज हुआ है? प्लस 25%। कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा, तो लेट्स टेक माइनस X%। मुझे पता नहीं कि कितना परसेंटेज कम करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं X% कम करना पड़ेगा, तो हमने माइनस ले लिया। एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। रिमेन सेम का मतलब क्या है कि वो वैसा ही रहे, उतना ही रहे, मतलब उसमें कोई भी चेंज ना आए। अगर कोई भी चेंज नहीं आया तो कैन आई से परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या है? 0%। तो एक्सपेंडिचर में ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ? 0। अब अगर आप सक्सेसिव वाला यहाँ पर यूज करोगे तो A plus B plus AB by 100, overall is what? 0. That should be equal to A plus B plus AB by 100. What is A? 25. What is B? Minus X plus 25 into minus X upon 100. 25 cancels it 4 times. इधर जाएगा X plus XY4. What is X plus XY4? 5XY4. Can I say 5XY4 is equal to 25? Yes. So 5 times. तो x is what? 5 into 2, 20%. अब ये प्लस 20% क्यों आया? 20% प्लस आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 20% इंक्रीज करना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी माइनस ले रखा था यहाँ पर, तो माइनस ले रखा है तो आपने पहले ही अज्यूम करके चला हुआ है कि ये डिक्रीज है। तो वी कैन से द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड बाय X% और वी कैन से 20%। ठीक है, अब इसका एक और मेथड देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। आपको पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर। अगर मैं मानता हूँ प्राइस इज 1, कंजम्पशन इज 1, तो कैन आई से एक्सपेंडिचर इज 1 into 1? व्हाट इज 1 into 1? 1। अगर प्राइस को मैंने 25% इंक्रीज किया
25% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है 1/4। अगर 1 को मैं 1/4 से इंक्रीज करूंगा तो इट विल बिकम 1 + 1/4। 1 + 1/4 इज 5/4। ठीक है, ये 5/4 बन गया। इनटू कंजम्पशन मुझे पता नहीं कितना होगा, लेकिन मुझे एक बात पता है कि एक्सपेंडिचर मस्ट रिमेन सेम। एक्सपेंडिचर उतना ही रहना चाहिए, मतलब कितना रहना चाहिए, 1 है तो 1 ही रहना चाहिए। अब 5/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? डेफिनेटली उसके रेसिप्रोकल से। 5/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 4/5। यहाँ आप 4/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5/4 इंटू 4/5 विल बिकम 1। तो आपको कंजम्पशन पता चल गया कितना होना चाहिए, 4/5। 1 से 4/5 लाने में कैन से मुझे कुछ डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? जो इनका डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है 1 एंड 4/5 का? 1 - 4/5। 1 - 4/5 इज 1/5, मतलब मुझे 1/5 कम करना पड़ा। और आपको पता है कि 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू है, तो उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 20%। तो कैन से जो कंजम्पशन है वो मुझे कितना कम करना पड़ेगा? 20%। दिस इज अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। अब एक और मेथड डिस्कस करते हैं इसको करने का। जैसे कि हमने एरिया वाले क्वेश्चन में किया था, हमने क्या माना था? इसको 10 माना, इसको 10 माना, तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। 10 × 10 इज 100। यू नो प्राइस इज इंक्रीज बाई व्हाट परसेंट? 25%। एंड 10 का 25% कितना है? 10 का 25% कितना होता है? 2.5। सो 10 में अगर मैंने 2.5 ऐड किया, सो इट विल बिकम 12.5 इनटू कंजम्पशन मुझे नहीं पता, तो कंजम्पशन को मान लेते हैं x इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मस्ट रिमेन सेम। तो अगर ये 10 है तो कितना रहे? 10 ही रहे। नाउ यू नो 12.5 इंटू एक्स इज वॉट? 100। सो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू जो होगी वो होगी 100/12.5। एंड व्हाट इज 100/12.5? 8। मतलब कंजम्पशन कितना हो जाना चाहिए? 8 हो जाना चाहिए। अगर कंजम्पशन 8 हो गया तो 10 से 8 तक लाने के लिए, 10 से 8 तक लाने के लिए मुझे कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? 2 का। अगर 2 का डिक्रीज करोगे तो जो 2 है वो 10 का कितना परसेंट है? 2/10 इंटू 100। 2/10 इंटू 100 कितना होता है? 20%। सो कैन आई से यहाँ पर कितना डिक्रीज करना पड़ा मुझे कंजम्पशन में? 20% का। So that was another method to solve this question. So we discussed 3 methods to solve one question only. Now let's discuss this question, third question. If A's income is 16% more than B's income and B's income is 25% more than C's income, by what percentage A's income is more than C's income? तो आप ये देखिए कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो A जो है किससे रिलेटेड है? B से। आपको पता है A B से रिलेटेड है, तो अगर मुझे B पता होगा तो A पता चल जाएगा उसको 16% इंक्रीज करके। एंड यू नो B इज रिलेटेड टू C। अगर आपको C पता होगा तो उसको 25% इंक्रीज करने के बाद मुझे B मिल जाएगा। तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? C से। तो आप ये देखिए, पहले C अज्यूम करते हैं, फिर मानते हैं B और फिर ले लेते हैं A। मैं स्टार्ट करता हूँ, केवल परसेंटेज का क्वेश्चन है तो मैं 100 से स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर इफ़ यू स्टार्ट दिस बाई 100, अज्यूम C इज़ 100। अगर C की इनकम 100 है तो B की इनकम इससे कितनी ज़्यादा है? कैन आई से B इज इनकम इज 25% मोर देन C इज इनकम। सो इसको 25% इंक्रीज किया, सो 100 + 25 विल बिकम 125। यस, सो B इज इनकम इज 125। एंड यू नो A's इनकम इज 16% मोर देन B's इनकम। तो A की इनकम कितनी होनी चाहिए? इससे 16% ज़्यादा। अब मुझे 125 का 16% कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था परसेंटेज का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू नो A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। तो कैन आई से 16% ऑफ 125 इज इक्वल टू 125% ऑफ 16। 125% ऑफ 16 का मतलब क्या हुआ? 100% ऑफ 16 प्लस 25% ऑफ 16। 100% ऑफ 16 क्या है? 16। एंड 25% क्या है? 1/4। तो 16 का 1/4 कितना हुआ? 4। 16 + 4 कितना हो गया? 20। तो वी कैन से 125 का जो 16% है वो कितना है? 20। 125 + 20 कितना हो गया? 145। तो A की इनकम C से कितना ज़्यादा है? A की इनकम C से 45 रुपीज़ ज़्यादा है, और एक C की इनकम ऑलरेडी 100 है, तो C का कितना परसेंट है वो? कैन आई से इट इज़ 45%? यस।
So this question can be solved by assuming C as 100, then getting B, then getting A by 1 percentage increase. तो अगर सेम क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड वाले फॉर्मूले से करें तो हम क्या करेंगे, जो B की इनकम है वो C की इनकम से 25% ज़्यादा है और जो A की इनकम है वो B की इनकम से 16% ज़्यादा है. तो कैन आई से C से A तक आने में मुझे C को 2 बार इंक्रीज करना पड़ेगा, एक बार 25% एंड एक बार 16%. So can I say there is a successive increase of 25% and 16%? So what is the effective percentage increase? A plus B plus AB by 100. What is A? 25. What is B? 16 plus 25 into 16 by 100. So can I say it is 25 4 times? This 4 times. 25 plus 16 is what? 41. 41 plus 4 is what? 45%. So आप इसको अगर फॉर्मूले से यूज़ करें तो आप इसको मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे. 25 प्लस 16 प्लस 25 इंटू 16 बाई 100 करना कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सक्सेसिव इंक्रीज वाला फॉर्मूला या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला मैं कहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ. सो लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग इन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. सपोज देयर आर 2 shops, shop 1 and shop 2, both are selling the same shirt and one is giving you the discount of 10%, 20%, then 30%. So that means one shop is giving you the successive discounts of 10%, then 20%, then 30%. Shop 2 is giving you the discount of 30%, 20% and 10%. और दोनों में जो शर्ट पर MRP है that is same. MRP is same for both the shops. आपके लिए कौन सी बेटर रहेगी? दैट मीन्स आपको जो शर्ट है वो किस में सस्ती मिलेगी, किस में कम प्राइस में मिलेगी. तो कुछ लोग कहेंगे फर्स्ट वाले में, कुछ लोग कहेंगे सेकंड वाले में और कुछ लोग बोलेंगे कि दोनों में इक्वल रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं. बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. सपोज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर MRP है X और यहाँ पर भी MRP है X. X में 10% डिस्काउंट दे दिया और डिस्काउंट का मतलब होता है कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया. डिस्काउंट का मतलब होता है कम कर दिया. प्राइस को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया. तो मैंने प्राइस में 10% कम कर दिया और जब मैं 10% कम कर दिया तो जो प्राइस बचा वो कितना बचा, 90%. और 90% के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, 0.9. तो अब जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया, X इंटू 0.9. अब मेरे पास जो भी ये प्राइस आया दैट इज़ 0.9x, इसमें मैं कितना कम करूँगा, 20%. और जब मैं 20% कम करूंगा तो मतलब बचेगा कितना, 80%. और 80% के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 0.8. तो वी कैन से इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 0.8. नाउ अब मैंने 30% डिस्काउंट दिया. 30% डिस्काउंट दिया तो बचा कितना, 70%, 0.7. शॉप 2 में जब मैंने डिस्काउंट दिया सो इट बिकम्स 30% कम कर दिया मतलब 0.7, फिर 20% कम कर दिया मतलब 0.8, फिर 10% कम कर दिया मतलब 0.9. अब देखो x इंटू 0.9, 0.8, 0.7, x इंटू 0.7, 0.8, 0.9, बोथ द सेलिंग प्राइसेस आर सेम. इसका मतलब हम किसी भी शॉप पर जाएं, हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है, कस्टमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है और शॉपकीपर के लिए जो सेलिंग प्राइस है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. बोथ विल कॉस्ट यू सेम. इसका हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, कंक्लूज़न इज़ कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर मैटर नहीं करता. आपका फाइनल आंसर सेम आएगा. आप 10 20 30 करो, 30 20 10 करो या 20 30 10 करो, परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज जो इफेक्टिव होगी वो सेम रहेगी दोनों केसेस में. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हम सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट को विद फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम हम किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं.